अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो जिन बच्चों का जो है रिजल्ट था 10th का और 12th का, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, जो आराम से पास हो गए। और जो बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लाइफ में आप काफ़ी सारे एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हो। तो हर बार ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप टॉप करो या आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो लाइफ यही है कि आप जो है हर टाइम जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो हर एक सेटबैक जो आपको आ जाता है ना, उसको आप सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन लेके जो है नेक्स्ट टाइम जो है बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। सो आज की जो वीडियो है वो खास रहने वाली है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमने पिछली जो 4 वीडियोस हैं उनमें हमने रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट समझे थे। अब फिर एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है। तो आज मैंने आपके लिए जो है प्रीवियस 3 सीरीज जो है पेपर्स की वो लाई है, और उनमें हम रियल नंबर्स के जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीधे ही जाते हैं हम पेपर्स पे और सॉल्व करते हैं पेपर्स को, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि क्या हम पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे अगर हमने ये वीडियोस देखे हैं या हमने रियल नंबर्स कहीं से पढ़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज वेदर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ये बताइए कि रूट थ्री एक रैशनल नंबर है। ये एक मार्क्स का ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आया है। अब जो भी रूट्स होते हैं, रूट थ्री जो है ना, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना दैट इज 1.717 कुछ सो ऑन है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ना तो ये खत्म होता है और ना तो ये रिपीट होता है। ये सो ऑन चलता जाएगा और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है ना, वो क्या होती है? इर्रेशनल होती है। क्या होती है? इर्रेशनल होती है। तो बच्चों, जो रूट थ्री एक रैशनल नंबर का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आता? फॉल्स आता। ठीक है, अब चलते हम नए क्वेश्चन पे जो इसी सीरीज में आया है, दैट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और देख पाओ। सम ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। अगर आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सम करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5 को रूट थ्री के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो सम क्या आएगा? ऑब्वियसली बच्चों, आपने क्लास 9th में भी ये पढ़ा होगा कि जब रैशनल और इरेशनल आपस में ऐड होते हैं तो जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, तो ये हमेशा इर्रेशनल होता है। तो इसका आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब है वो क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बुक में भी, आई थिंक ये क्वेश्चन है, एचसीएफ आपको बोला गया है निकालिए 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड में अप्लाई करेंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो पहले हमने कर दी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर साइड में ही हम यहाँ से 15 की भी कर लेते हैं। 3 से कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और फिर हम इसके बाद करेंगे 21 की, तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो हमने तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम सीक्वेंशियली लिख लेते हैं। 12 का हमने किया 2, ये 2 2 हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ पावर 1। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 12 का। फिर हम दूसरा करते हैं किसका? 15 का लिख लेते हैं। 15 का आएगा 3 रेज़ पावर 1 इंटू 5 रेज़ पावर 1। ठीक है, और तीसरा आपके पास यहाँ पे है, वो है 21 का। 21 का आ जाएगा 3 रेज़ पावर 1 इंटू 7 रेज़ पावर 1। अब बच्चों, आपको क्या करना है? आपको देखना है कॉमन फैक्टर इनमें कौन है, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन है? वो 3 है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि तीनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर है। अब एचसीएफ के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था? बच्चों, हमने पढ़ा था एचसीएफ में कि पहले कॉमन फैक्टर लिखना होता है। तो कॉमन फैक्टर तो 3 है। फिर कॉमन फैक्टर का जो है एचसीएफ में क्या दिखा जाता है? लोवेस्ट पावर। लेकिन यहाँ तो सबों के पावर्स, जो कॉमन फैक्टर, इन सबों के पावर सेम ही है, 1। तो लोवेस्ट भी तो 1 ही होगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना था? 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन फिर से इसमें आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों को इन क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत होती है, जो इन्वॉल्व करते हैं कि प्रूव कर दो कि रूट वाले क्वेश्चन जो है ये इर्रेशनल नंबर है। हमने क्लास में वीडियोज़ में ऐसे सारे सवाल किए थे जो बुक में पूछे गए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब ऐसे क्वेश्चन्स को मैंने आपको बोला था कैसे प्रूव करते हैं। आपको बोला गया है कि इसको प्रूव करो इर्रेशनल नंबर, तो आप क्या सपोज़ करोगे? आप करोगे सपोज़ द गिवन नंबर इज, ये जो गिवन नंबर आपको वहां से दिया गया है ना, तो आप सपोज करोगे सपोज द गिवन नंबर इज रैशनल। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं मानता हूँ ये क्या है? रैशनल। अगर ये रैशनल है, जो कि आप सपोज कर रहे हो ये रैशनल है,
तो अगर ये रैशनल है, इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है? ये पी बाई क्यू फॉर्म में पुट हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसी बात है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चंस में आप रूट अलग करना। ये 3 जो है ना यहाँ पे देखिए, ये 3 रूट 2 जो है ना, इसमें रूट 2 को उधर ही रखिए, 3 को शिफ्ट कीजिए। 3 को जब आप शिफ्ट करोगे ना, ये बनेगा पी बाई क्यू, वो ऑलरेडी उधर था। 3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? 3/1 लगा सकते हो, ठीक है? तो अब आपने 1 क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर है फ्रैक्शन, तो आपने नीचे भी फ्रैक्शन बनाया। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको ये कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये आएगा p/q इंटू 1/3। अब आपको ये स्टेटमेंट से क्या आएगा? प्रूफ आएगा। देखिए, इस इक्वेशन की तरफ नज़र रखिए। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कि हमें पता है कि पी बाई क्यू तो हमने लेट किया, आपने पी बाई क्यू को क्या लेट किया? आपने बोला कि पी बाई क्यू, हम इसको पी बाई क्यू के बराबर पुट कर रहे हैं, ठीक है? पी और क्यू क्या होते हैं? को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्लास 9 में मैंने आपको बताया है। पी बाई क्यू जिसके बराबर आप पुट करते हो ना, पी एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली सर ये तो रैशनल होगा। और 1/3 क्या है? सर ये भी तो रैशनल होगा, पी बाई क्यू तो रैशनल है, 1/3 भी क्या होगा सर? रैशनल होगा, ठीक है? अगर ये रैशनल है, p बाई क्यू, ठीक है? और 1/3 भी क्या है? रैशनल है। तो रैशनल इंटू रैशनल भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल ही आएगा, ठीक है? लेकिन आपका आरएचएस साइड इस इक्वेशन का क्या है? रूट 2 तो आपको पता है, रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन है। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो आपको क्या आ रहा है? इर्रेशनल आ रहा है रैशनल के बराबर। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि रैशनल और इर्रेशनल आपस में बराबर आए। तो आप बोलोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर ओन सपोजिशन, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आर सपोजिशन। ये जो हमने सपोज किया था ना, ये उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है जो हमने सपोजिशन ली थी, हमको क्यों ये गलत रिजल्ट आ रहा है? हमको क्यों आ रहा है रैशनल नंबर रैशनल के बराबर? क्योंकि हमने अज़्यूम या सपोज़ ही गलत किया है। हमने सपोज़ किया है कि 3√2 जो है ना, ये रैशनल है। आपने देखो क्या सपोज़ किया है? आपने सपोज़ किया है कि ये रैशनल है, लेकिन ये रैशनल नहीं है। तो हमारी सपोज़िशन गलत है। और हम क्या लिखेंगे इसके बाद बच्चों? हम लिखेंगे कि 3√2 जो है दैट इज़ इर्रेशनल, ठीक है? ये जो हमने सपोज़ किया था ना इर्रेशनल है, वो गलत है, और ये क्या है? 3√2 इज़ इर्रेशनल, ठीक है? तो ये हो गया इसका प्रूफ। और ये भी क्या 3/2 कितने मार्क्स का आया था? आई थिंक 2 मार्क्स का मे बी ये आया हो, या आई थिंक हाँ, ये 2 मार्क्स का ही आया है। वो मैंने कट किया है वो सारे पेजेस, बट ये 2 या 3 मार्क्स का ही पूछा गया है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं रियल नंबर्स में और कौन-सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? अब ये है √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं हाइलाइट करता हूँ। आप देखिए, √5 का क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया है कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब √5, 5 तो है नहीं परफेक्ट, ठीक है? √5, रूट के अंदर जो 5 है ना, ये क्या है? नॉट परफेक्ट। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? ये बच्चों इर्रेशनल होगा। तो यही जो है इसका जवाब भी क्या होगा? फॉल्स, ठीक है? तो ये क्लियर आपको हो गया होगा, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों, काफ़ी अच्छा है ये। इस पैटर्न के क्वेश्चंस इस साल नहीं आए, क्योंकि इस साल आपको पता है थोड़ी रिलैक्सेशन थी। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और इससे आप सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं। आपको बोला गया है इनमें से कौन रैशनल है, ठीक है? पहला पार्ट को देखते हैं कि क्या ये रैशनल है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करें, सॉरी, इसको आइडेंटिटी अप्लाई करें, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? और माइनस 2a इंटू b। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा इसको जल्दी-जल्दी कैसे बताना है आंसर। स्क्वायर और ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है? 2 टू ज़ा 4 होता है, 4√3, ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3। अब देखिए, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है? सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ रहा है? एक रैशनल आ रहा है नंबर, 7 माइनस क्या आ रहा है? इर्रेशनल। और रैशनल माइनस इर्रेशनल हमेशा क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? ये तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, सॉरी, ऑप्शन चेक करते हैं। अब 2√2 को दोनों के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2√2 प्लस आएगा 2√3। अब देखिए 2√2 क्या है? ये भी पहला इर्रेशनल है, ठीक है? और दूसरा भी क्या है? इर्रेशनल। दोनों में रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? और इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या आएगा? ऑब्वियसली
इर्रेशनल ही आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी जो है, ये पार्ट भी जो है ना रैशनल नहीं है। नाउ अब देखते हैं ये वाला पार्ट, ये जो है a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है। तो ये होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, अगर हम आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ना आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 का स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है? 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये क्या होता है? यहाँ पे हमें आंसर 1 आ गया जो कि क्या है? रैशनल है, ठीक है? तो ये रैशनल हमें आ गया। 2√7 जो है ना ये है 2 खुद रैशनल है, √7 क्या है? इर्रेशनल। आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो क्या आएगा आंसर? इर्रेशनल। तो इसका मतलब है बच्चों कि हमें सिर्फ एक ही आंसर है जो इधर क्या है रैशनल आ रहा है और वो है पार्ट नंबर सी। देखिए ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप बस देखोगे तो आंसर करोगे। आपको देखना है यहाँ पे अच्छे से कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करके ही इसको जो है सॉल्व करूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ 8, 9 और 25 का। जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे इसमें भी, ठीक है? सबसे पहले आप करोगे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर उसके बाद आप करोगे 9 की, दैट विल बी 3 into 3, दैट इज 3 रेज़ पावर ये। उसके बाद 25 को करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब जब आप इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 8 का आएगा 2 क्यूब, ठीक है? देखिए 2 कितने आ रहे हैं आपस में? 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में। फिर 9 क्या इसके बाद 9 है, 9 क्या आएगा? 3 स्क्वायर और 25 क्या आएगा? 25 आएगा 5 स्क्वायर। अब ऐसे क्लासेस में जब हम मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है और जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं? हम फिर ये 1 जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखते हैं ना, इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन सब के साथ हम 1 जो है वो लगाएँगे। अब ये 1 जो है ना इन तीनों में क्या आएगा? यानी आप इसको फिर 1 को भी इंक्लूड करते हो, जब कुछ कॉमन नहीं आता है ना, फिर हम मजबूर हो जाते हैं 1 को भी इंक्लूड करने के लिए। अब इन 8, 9, 25 में कुछ कॉमन था ही नहीं, कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं, तो हमने 1 इंक्लूड कर दिया इन तीनों का कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या आएगा इस क्वेश्चन का? एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। जब कुछ कॉमन ना आए तब एचसीएफ 1 होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पे जो इसमें आया होगा इस चैप्टर में से, और वो है √2 इर्रेशनल नंबर है। ये वाला एक सीरीज में आया है, √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी देखा कि √2 हाँ इर्रेशनल ही होता है क्योंकि इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है? तो उस वजह से ये जो है इर्रेशनल है, तो हम लिखेंगे ट्रू। ये क्या है? इर्रेशनल है। पिछले सवाल में आई थिंक वहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा ट्विस्ट डाला था। इन्होंने लिखा था रैशनल, ठीक है? रैशनल। पीछे भी जो है इन्होंने रैशनल ही शायद आई थिंक लिखा था, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? तो इस बार रूट जो है उधर लिखा गया है इर्रेशनल आई गेस, तो हमने उसको जवाब दे दिया। ये तो हो गया। ये वाला सवाल मैं बोल रहा हूँ। देखिए कितना ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो भी अच्छे से, कि रैशनल है कि इर्रेशनल। ये देखिए लिखा क्या है? इर्रेशनल। तो √2 तो है इर्रेशनल, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। बाकी तो सीरीज़ में रैशनल लिखा था। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये भी कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। आपको कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, इनका आंसर बताना है क्या है, रैशनल है, इर्रेशनल है, नेचुरल है या इंटीजर है। तो हम क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है? जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें वही हम करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि 6 प्लस 5 √3 है, फिर क्या है? माइनस। ये माइनस जो क्वेश्चन में है, ये ब्रैकेट्स में ये टर्म रखी गई है, तो ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये आ जाएगा -4 और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? +3 √3, ठीक है? तो इस तरह हमने जो है जो ऑपरेटर था दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है? आपको जो नंबर्स आपको लाइक नंबर्स आ रहे हैं, मतलब सिंपली 6 और 4 जो है आपस में क्या हो जाएँगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएँगे। 6 माइनस 4 आ जाएगा 2 और इन दोनों का क्योंकि रूट में सेम नंबर है, तो 5 प्लस 3 क्या होता है? 8 √3 आ रहा है हमें। अब ये रैशनल है और वो क्या है? इर्रेशनल। तो रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या आएगा हमें? इर्रेशनल, यानी ये रैशनल है 2 और 8 √3 क्या है? इर्रेशनल, तो आंसर भी क्या आएगा? इर्रेशनल। तो ये तो हमें इर्रेशनल नंबर आया। तो इर्रेशनल नंबर ही इसका क्या है? आंसर है। नेचुरल नंबर तो नहीं आया, इंटीजर भी नहीं आया और रैशनल नंबर भी नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे सिर्फ रैशनल आया। यहाँ पे हमने जो है माइनस करने के बाद देखा, यहाँ पे जो है रूट खत्म नहीं हुआ, ठीक है? 5 - 3 जो है दैट इज़
1 मिनट हाँ, ये प्लस आ जाएगा तो 5 + 3 8 रूट 3। तो हमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया, दैट इज़ रैशनल नंबर। अब देखिए कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ साल पहले जो है सीरीज में पूछे जा रहे थे। अब इस साल आपको पता ही है रिलैक्सेशन था तो उस हिसाब से पैटर्न थोड़ा-सा ईज़ी था। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 क्या है? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो 6 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है? अब हम अगर मेथड से चलेंगे तो 2 3 ज़ा 6 करना है, और अगर मेथड से चलेंगे 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तब आपको दिख जाएगा कि 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 20 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर तो 2 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेना पड़ता है? लोएस्ट नंबर। तो मतलब लोएस्ट पावर लेना पड़ता है, तो 2 ही है इसका एचसीएफ, लेकिन पावर आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोएस्ट पावर, 2 तो इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 2 ही है जो इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया 6 और 20 का। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये आया है आपके 2024 की सीरीज में हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या सवाल है? पहला, द नंबर 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके पास है। आपसे बोला गया है कि नंबर बताओ क्या है? ये इवन नंबर है, इवन तो हो नहीं सकता, रैशनल और इरेशनल नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले हम ये डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं एक बार। 1 0 है, फिर 1 1 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, 0 1 है, फिर 1 1 है, 1 0 है। तो कुछ पैटर्न, क्या आप कुछ देख पा रहे हो? कोई पैटर्न इसमें दिख रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, खत्म तो नहीं हो रहा है। अब ये देखना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आपको कोई क्या पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें जो रिपीट होते हुए लग रहा है। पहले 1 0 1 1 है, फिर 0 1 1 1 1 है। तो कोई भी पैटर्न आप 1 मिनट वीडियो पॉज़ करके देख लो, क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। मुझे 101 यहाँ पे 101 101, लेकिन 1101, वो कोई पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं मिल रहा है जो डिजिट्स बार-बार रिपीट हो रहे हों। पहले 101 है, फिर 101 है, फिर 1101 है कुछ। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है ना, वो वे टू इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इर्रेशनल जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये सही यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपकी बुक का सवाल ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में डाला गया है 26 और 91 का एचसीएफ, 26 एंड 91, ठीक है। इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 13 1 ज़ा, ठीक है। 91 को कैसे करेंगे? 91 एक ऐसा नंबर है जो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, तो 2 बचे 21, 7 3 ज़ा 21, फिर आ जाएगा 13 1 ज़ा, ठीक है। अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, यानी 2 रेज़ पावर 1 इंटू 13 रेज़ पावर 1, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 रेज़ पावर 1 इंटू 13 रेज़ पावर 1। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर 13 है, क्या है? 13। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं जब, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज़ 13। अब उसका लोवेस्ट पावर चूज़ करना है, तो लोवेस्ट इन दोनों में है नहीं क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो 13 एचसीएफ इसका आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन भी था। तो दिस क्वेश्चन जो है ना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब ये क्वेश्चन जो है ना अच्छा है, अब इसको डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 की बोली गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? क्या यही है? तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं कि ये होगा। तो हम कर लेते हैं, 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर हम 3 का टेस्ट देखें, 3 का टेस्ट पास हो रहा है तो हम 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 और 7 हो गए 10, अभी 3 से और हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? अब आई थिंक नहीं होगा 3 से, अब हमें 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 5 8 ज़ा 42 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5, 35 5 7 ज़ा 35, फिर 17 1 ज़ा 17। तो हमें क्या बोला गया है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। क्या आपको लग रहा है 7 यहाँ पे कहीं पे है? देखो 3 इंटू 3 तो दिख गया हमें, ठीक है। 5 इंटू 5 है, लेकिन उसके बाद 5 8 40, 25 5 5 25, तो 5 दो है, यहाँ एक ही है। यहाँ पे फिर 7 लिखा गया जो कि है ही नहीं। 17 तो चलो मिल गया, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसने जो है एक डिजिट चेंज कर दिया है, 5 5 था तो इसने 5 7 लिखा, तो फॉल्स है।
अब क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अब एक और सवाल जो प्रूफ के बेसिस पे है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे, ठीक है? 6√2 प्रूव करो कैसे एक इरेशनल नंबर है, 2 या 3 मार्क्स का ये पूछा गया है। तो हम क्या बोलेंगे वैसे ही जैसे हमने किया, सपोज हम बोलेंगे सपोज टू द कॉन्ट्ररी, हम मान लेते हैं कि जो हमें बोला गया है कि 6+√2 दिखाओ प्रूव करो ये रैशनल, हम बोलते हैं लेट अस अज्यूम और सपोज ये रैशनल है, ठीक है? अगर ये रैशनल है तब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तब हम इसको किसके बराबर पुट कर सकते हैं? 6+√2 को हम p/q के बराबर पुट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q क्या है? बिलोंग टू इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कौन से इंटीजर्स है? को प्राइम, यानी जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब इसके बाद मैंने आपको बहुत बार समझाया है वीडियोस में भी कि रूट को अलग करो, रूट को अलग करते हैं, रूट को इधर ही रखते हैं, P/Q माइनस क्या करते हैं? 6 करते हैं, बस इतना काफी, रूट अलग हो गया, रूट के साथ कुछ नहीं है, बस इतना ही काफी है हमें इसको प्रूव करने के लिए। P/Q आप क्या बोल रहे हो? आपने खुद बोला कि ये जो है रैशनल है, और P/Q क्या होता है? जिसको हम p डिवाइडेड बाय q फॉर्म में लाते हैं, और p एंड q को-प्राइम होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो तो रैशनल होता है सर। तो p/q हमने खुद असम्पशन से बोला कि ये रैशनल है। 6 आपको पता है ये रैशनल है क्योंकि इट इज 6/1। रैशनल माइनस क्या है? एलएचएस साइड देखो, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन ए है ना, इसका एलएचएस देखो, एलएच सॉरी आरएचएस देखो, p/q जो है ना रैशनल है, माइनस फिर 6 है, वो भी रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल, यानी आपका जो आरएचएस साइड है ना, वो क्या आएगा? रैशनल माइनस रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, है ना? रैशनल में से रैशनल उतारोगे तो हमेशा रैशनल आएगा, लेकिन एलएचएस साइड भी तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में रूट दिखाया गया है, रूट क्या है? रूट 2 तो परफेक्ट है ही नहीं, तो ये रैशनल है। अब ओवरऑल आपको क्या आ रहा है जब आप पूरा इसको एनालाइज करते हो? आपको आ रहा है रूट 2 बराबर, यानी रूट 2 जो कि रैशनल है, ये आपको रैशनल के बराबर आ रहा है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, इरेशनल कैसे रैशनल के बराबर आ सकता है? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई है क्योंकि हमने रॉन्ग assumption लिया है, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये हो नहीं सकता कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में बराबर आ जाएं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग सपोजिशन, हमने गलत सपोज ही किया है। हमने माना था कि 6+√2 क्या है? ये हमने माना था ये रैशनल है, यानी हम वहीं पे गलत थे, ये रैशनल नहीं है बल्कि ये क्या है? इरेशनल। हेंस प्रूव्ड, ठीक है? तो आपने क्या बोला कि मेरी सपोजिशन गलत, हेंस सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है? आपने बोला कि मैंने जो सपोज किया था, जो मैंने सपोज किया था वो क्या है? गलत, ठीक है? वो गलत है। तो एक सेकेंड, आपने बोला कि मेरी जो सपोजिशन है वो क्या है? गलत है, एंड हेंस 6√2 क्या है फिर? अगर मैंने गलत सपोज किया था तो सच क्या होगा? सच यही होगा कि क्या होगा? ये रैशनल नहीं बल्कि क्या होगा? इर्रेशनल होगा, ठीक है? इर्रेशनल, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जगह नहीं मिली, तो इर्रेशनल है ये, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया इसमें। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है? आई होप सब सही है, आपको सब समझ आ रहा है। नंबर √3, अब हमारे पास एक नंबर बोला गया है, ठीक है? ये नंबर है आपके पास √3, बताओ √3 क्या है? देखो √3 तो है, सबसे पहले ऑड तो होगा नहीं, रैशनल भी है नहीं, क्योंकि √3 जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाता है, ठीक है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। इसका मैंने आपको अभी बोला 1.717 कुछ ऐसा ही सो ऑन का इसका रिपीटिशन पैटर्न है। तो ये जो है ना, रैशनल भी नहीं है, लेकिन इसने रैशनल आंसर रखा ही नहीं है, नन ऑफ दीज रखा है। लेकिन ये रैशनल तो ये रियल तो आ जाएगा, है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रियल नंबर्स में रैशनल इट इज द सेट ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो रियल में तो आता है, क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और 9th क्लास में हमने सीखा भी है कि रूट्स को कैसे नंबर लाइन पे जो है हम दिखा देते हैं। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज रियल नंबर। यहाँ पे रैशनल नंबर का ऑप्शन नहीं है, तो हम रियल नंबर्स को ही मार्क कर देंगे। काफी अच्छा सवाल था, चलिए आगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कहाँ पे 6 एंड 20 मिल जाते हैं? ये टेबल्स कहाँ मिलते हैं? तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है जहाँ पे मिलते हैं? अगर आप टेबल्स लिखोगे, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सीख लिया ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे 6 और 20 के टेबल्स मैच कहाँ पे होते हैं? 21 सा 20, 22 सा 40, 60 पे ही मिलते हैं। उससे पहले तो ये मिलते नहीं है, तो 60 इसका एलसीएम होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करोगे तो वो भी सही है। 2 3 वन ज़ा, फिर 20 को आप लिखोगे 2 टेन ज़ा, 2 फाइव ज़ा एंड 5 वन ज़ा, ठीक है? तो 6 का आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 20 का आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5। कॉमन क्या है इनमें?
देखिए बच्चों, कॉमन जो है दैट इज़ 2 तो कॉमन फैक्टर है ना? तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम होता है कि कॉमन जो फैक्टर होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रेज़ पावर 2 और जो बाकी बचे ये, इनको भी आपको लेना पड़ता है क्योंकि ये क्या है? ये भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये भी आपको लेने पड़ेंगे, कौन से? 3 और 5। अगर आपको ये दोनों लेने पड़ेंगे, तो आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा 3 इंटू 5। उसके बाद देखो क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 थ्री ज़ा 15 तो क्या आ गया? 60। तो आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन से इज़िली इसको 60 निकाल सकते हो या आप सिंपली जल्दी-जल्दी टेबल्स चेक कर सकते हो, ठीक है? अब प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 5313 एक ऐसा सवाल जिसका पैटर्न हमने ऑलरेडी कहीं पीछे देखा है, उसी पैटर्न का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अब चलिए चेक करते हैं इस सवाल को कि क्या 5313 का ये जो इसने बताया है, क्या ये सही है या नहीं? चलिए देखिए, अगर हम बात करें किसकी 5313 की इस पे डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या लगेगा? 5 और 3 क्या होते हैं? 8, 8 और 1 होते हैं 9, 9 और 3 12 हाँ, बिल्कुल लग जाएगा। 3 1 ज़ा 3 अब मे बी आपको इसका जो है विज़िबिलिटी अच्छा ना आए तो मैं आई थिंक कलर रेडी रखता हूँ। 3 से करते हैं 3 1 ज़ा 3 23 आएगा 3 7 ज़ा 21 21 3 7 ज़ा 21 3 1 ज़ा 3 तो 1 7 7 1 आ रहा है, ठीक है? इसके बाद हम ट्राई करेंगे 7 से क्या होगा? ट्राई करते हैं 7 2 ज़ा 14 37 7 5 ज़ा 35 21 7 3 ज़ा 21 हो रहा है बिल्कुल। 7 से भी हो गया। अब किससे करें? अब 11 से करते हैं। 11 2 ज़ा 22 33 11 3 ज़ा 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा 22 33 11 3 ज़ा 33 23 एक प्राइम नंबर है। तो हमें क्या इसकी प्राइम फैक्टराइज़ेशन आ रही है? वही जो सवाल में लिखी गई है 3 7 इंटू 11 इंटू देखिए 3 भी हमें आया, 7 भी आया, 11 भी आया और 23 तो ये क्या है? ये ट्रू है, क्या है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखिए आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईज़ी हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझे हैं। 6 प्लस रूट 2 इर्रेशनल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो ये रिपीट हुआ है पेपर्स में और वो बच्चे मैं अक्सर क्लास में बताता रहता हूँ कि पेपर्स में क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो ट्रेंड रहा है पिछले 3-4 सालों से वो यही है कि पेपर्स जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए 6 रूट 2 जो है इरेशनल प्रूव करने का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पीछे प्रूव कर दिया है। अब हम पहुँचे 2024 की एक्स सीरीज़ में और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ एन इर्रेशनल नंबर? इनमें से कौन-सा इर्रेशनल होता है? तो आपको इर्रेशनल में क्या चेक करना है? इर्रेशनल नंबर में होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन बस यही चीज़ चेक करनी है हमें क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस ही दिए हैं, रूट्स नहीं दिए हैं, ठीक है? तो देखिए अगर हम इसकी बात करें 20 फिर 22 तो 202 अच्छा 202 का पैटर्न थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे। अगर हम 3 डेसिमल देख रहे हैं 202 202 लेकिन यहाँ क्या है 220 तो 202 फिर 202 लेकिन फिर क्या है 220 कोई भी पैटर्न आपको इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है? तो 3 डिजिट्स का भी पैटर्न मुझे इसमें नहीं दिखा, 2 डिजिट्स का भी मुझे नहीं दिखा। अगर ज़्यादा लें तो क्या ज़्यादा डिजिट्स का दिखेगा? 4-4 लें 2022 0222 कोई पैटर्न भी मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। सो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये एक इर्रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो यही क्या है आपका इर्रेशनल है तो ये जो है इर्रेशनल नंबर आपको है इसका आंसर यही आएगा पार्ट बी दिस इज एन इर्रेशनल नंबर नाउ लेट अस सी और क्या क्वेश्चंस है एचसीएफ ऑफ 7 एंड 28 अब 7 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही है क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 28 भी आता है और अगर आप सीधे भी कर लोगे 7 1 7 28 को क्या लिखना है 7 4 ज़ा 28 फिर क्या आएगा 2 2 ज़ा 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना 7 रेज़ पावर 1 28 की आ जाएगी 7 रेज़ पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर कॉमन क्या है इन दोनों में 7 तो एचसीएफ क्या आएगा 7 और इसका लोएस्ट पावर तो है नहीं क्योंकि ये बस खुद ही कॉमन है तो 7 ही आएगा एचसीएफ ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 क्वेश्चन देखिए पैटर्न हर जो सीरीज है हर साल जो सीरीज होती है ना उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न सेम सेम ही होता है ऑब्जेक्टिव्स का ठीक है डिफरेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स लेकिन पैटर्न सेम रखा होता है तो 1771 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 7 से कर सकते हैं 7 2 ज़ा 14 37 7 5 ज़ा 35 21 7 3 ज़ा 21 आई थिंक ये हमने अभी शायद कर दिया 11 2 ज़ा 22 33 11 3 ज़ा 33 ठीक है बस 23 1 ज़ा लेकिन देखो कंफ्यूजन इसमें हो सकता है
हमें आ रहा है 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो देखो हमें 23 आ रहा है, इसमें 13 लिखा है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है? तो हल्की इसने चेंजेस करके रखी होती है, बच्चे फिर वो देखते नहीं है, वो जल्दी-जल्दी मार्क करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब हम चलते हैं, फाइनली आई थिंक हम इस साल के क्वेश्चंस पे पहुँच गए। आई थिंक हाँ, अटेम्प्ट देखिए, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि इस साल के बच्चों को जो है थोड़ी-सी रिलैक्सेशन थी। देखिए 80 मार्क्स थे, 60-80 अटेम्प्ट करने थे, तो उनको अगर वो 68 अच्छे से अटेम्प्ट करते फुल कॉन्फिडेंस के साथ और सारा सच सही तरीके से किया होता तो उनको फुल मार्क्स मिलते। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर, कौन इनमें से रैशनल है? अब देखिए पाई तो इर्रेशनल है, ये तो हमें पता है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रूट 2 एक ऐसा स्क्वायर रूट है जो परफेक्ट अंदर नहीं है, इसके अंदर 2 है, ये भी इर्रेशनल है। 3/7 क्या है? रैशनल नंबर, ई बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसका आंसर होगा 3/7 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 12 और 30 का एलसीएम पूछा गया है। तो 12 और 30 का एलसीएम हम कैसे ढूँढे? प्राइम फैक्टराइज़ेशन से, क्योंकि हमने वही पढ़ा है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 30 का। आप बोलोगे सर इसमें टाइम लगता है, नहीं लगता है टाइम, आप जल्दी-जल्दी 1 मिनट से कम टाइम में इसको कर सकते हो जब आप मास्टर कर दोगे ये चैप्टर, ठीक है? 2 स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा 12 और 30 आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है? अब मुझे बताओ, इसमें क्या कॉमन फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि 3 भी कॉमन है दोनों में, ठीक है? अब हमें इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को लिखना है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है? अब कॉमन फैक्टर्स को क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर है हाईएस्ट, है ना? देखिए, ये देखिए 2 और ये 2 2 है ना हमारे पास, इनमें एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है कॉमन फैक्टर का, और 3 में कॉमन तो हाईएस्ट पावर दोनों में सेम ही है, तो 3 रेज़ पावर 1 ही आएगा। बाकी एक बचा वो भी लेना पड़ता है एलसीएम में, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 60। तो आपका आंसर क्या है? 60। तो इस साल का क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर एलसीएम क्या है? 60 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 फिर से रिपीट हुआ है पिछले साल का क्वेश्चन, ठीक है? तो 1771 हमने अभी किया, आई थिंक ये 7 इंटू 11 इंटू 23 आता है, ठीक है? और इसने क्या लिखा है? 13 लिखा है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है? चलिए, अभी हमने आई थिंक ये सवाल किया 7 इंटू 11 इंटू 13, देखिए हमने अभी सवाल ये किया 1771 का है, में रिपीट हुआ है। पिछले साल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जो है ना उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो तभी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो आते रहते हैं ये। अब एक क्वेश्चन इस साल इसी पैटर्न का फिर से देखिए, प्रूव दैट इट इज़ इर्रेशनल, कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सपोज़, हम बोलेंगे सपोज़ 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल। हम उल्टा सपोज़ करेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये क्या है? ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हम क्या बोलेंगे? 3 + 2 रूट 5 कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, इसको p बाई q फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता है p और q क्या होंगे? दीज़ आर को-प्राइम इंटीजर्स, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है इस सवाल में? इस सवाल में जस्ट आपको एक चीज़ करनी है, वो है आपको रूट अलग करना है। रूट अलग करने के लिए पहले हम 3 को वहाँ भेजेंगे, तो वो बनेगा p/q - 3, ठीक है? उसके बाद अभी हमें रूट अलग करना है, बस 2 को अलग करना है, तो रूट 5 इधर ही रखेंगे, तो हम लिखेंगे p/q - 3 एज़ इट इज़, ठीक है? और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है? अब मैंने p बाई q को 3 के साथ इंटू क्यों नहीं किया? क्योंकि ज़रूरत नहीं है हम इतना कॉम्प्लेक्स इसको बनाएँ। हम सिंपल जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ईज़ी तरीके से इसको आंसर जल्दी-जल्दी निकालने वाले हैं, ठीक है? तो अब देखिए p/q - 3 आपके ऑलरेडी था वहाँ पे, ये 2 जो है ना ये रूट 5 के साथ इंटू था, वहाँ गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है? अब चलिए, अब ऊपर जब होता है ना p/q फॉर्म, तो हम नीचे भी क्या बनाते हैं? p/q फॉर्म तो रूट 5, ये आएगा p/q - 3, ठीक है? इसको नीचे मैं 2/1 लिख देता हूँ, ठीक है? ऊपर को मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट्स रखे थे। अब इसके बाद क्या करना है, जस्ट एक स्टेप हमारे पास और है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूट 5
इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। 2/1 को आपको रेसिप्रोकल डिवाइड को चेंज करोगे इनटू में ये क्या बनेगा 1/2। बस ये स्टेटमेंट तक आप पहुँचो जहाँ पे रूट अलग हो गया और बाकी चीज़ें अलग हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जस्ट देखना है कि कैसे आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो अपने स्टेटमेंट को। अब देखो, मैं फिर भी बहुत क्वेश्चंस मैंने कराए ताकि क्योंकि बच्चों के इन क्वेश्चन में काफ़ी डाउट रहते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए मुझे बताओ एक चीज़, मुझे बताओ कि ये 1/2 जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये बच्चों रैशनल है, ठीक है? p बाई q क्या है? p बाई q आपने खुद लेट किया है कि p बाई q वो प्राइम इंटीजर्स हैं, ये भी रैशनल है, ठीक है? फिर है ब्रैकेट में रैशनल माइनस 3 क्या है? रैशनल है और बीच में क्या है? इनटू रैशनल के साथ। रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है बच्चों? रैशनल में से रैशनल होता है, तो हमेशा रैशनल आता है, ठीक है? और रैशनल का फिर मल्टिप्लिकेशन रैशनल से करेंगे तो वो भी आंसर क्या आएगा? रैशनल। तो एलएचएस साइड जो है ना इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन जो इधर मैंने दिखाई है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इक्वेशन का जो आरएचएस साइड सॉरी जो इसका आरएचएस साइड है ना वो क्या है रैशनल। बट लुक एट द एलएचएस साइड रूट 5 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या आ रहा है ये इरेशनल है, ये तो इरेशनल है। अब ये सब देख के हम क्या पहुंच रहे इस नतीजे पे पहुंच रहे कि हमने जो चीजें एज्यूम की ना या सपोज की हम बोल रहे हैं जो भी हमने चीजें सपोज की ना उस हिसाब से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे और इर्रेशनल हमें इर्रेशनल के बराबर आ रहा है। क्या ये हो सकता है कोई इर्रेशनल नंबर रैशनल के बराबर आए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो है ये तो सही नहीं है, ये तो मैथ का स्टेटमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इर्रेशनल और रैशनल बराबर आए। तो हम ये गलत स्टेटमेंट कैसे पहुँच पाए? हम ये गलत स्टेटमेंट पे कैसे पहुँच पाए? ये सिर्फ़ हम इसलिए पहुँच पाए क्योंकि हमने अज़्यूम ही गलत किया है। हमने सपोज़ ही क्या किया है? हमने सपोज़िशन ही गलत ली है। सपोज़िशन हमारी रॉन्ग है। अगर सपोज़िशन हमारी रॉन्ग है फिर क्या होगा? फिर जो हमने ये सपोज़ किया था ना ये रैशनल है, ये क्या होगा? ये तो इर्रेशनल होगा। फिर 3 + 2 रूट 5 क्या होगा? फिर मैं लिखूँगा 3 + 2 रूट 5 क्या होगा? देयरफॉर 3 + 2 टू 5 इज़ रैशनल। ये क्या होगा? ये रैशनल होगा बच्चों। ठीक है? तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही है ना? कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएँ। अब हम वरना नए क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है? अब हमारे पास नया सीरीज़ का जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन कंपोजिट है? कंपोजिट होता है जिसको एक से ज़्यादा जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 एक प्राइम नंबर है, इसका तो सिर्फ 1 और 2 खुद ही जो है एक-दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 0 जो है 0 एक स्पेशल नंबर है, तो ये तो कंपोजिट नहीं है, ठीक है? ये भी जो है कंपोजिट नहीं है, 18 है। क्यों? क्योंकि 18 का 2 भी प्राइम 2 भी फैक्टर है। 3 से भी होता है, 6 भी इसका फैक्टर है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, ठीक है, 9 भी, इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18। इसका आंसर कंपोज़िट नंबर का क्या आएगा? 18 क्योंकि 18 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अब चलते हैं आगे, आगे हमें क्या देखना है? आगे देखते हैं 8 एंड 25 का एचसीएफ क्या होगा? 8 एंड 25 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 क्या हम लिख सकते हैं? 2 क्यूब, ठीक है? और 25 हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। तो इनमें तो कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं सर, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये 2 है, वो 5 है तो कॉमन फैक्टर तो नहीं है, लगा दो 1 दोनों को मल्टीप्लाई, जिनका कोई नहीं होता उनका 1 होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा क्योंकि 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 होता है और 25 होता है 5 आ जाता है, तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसको एनसर्कल करोगे, इसीलिए 1 आपका कॉमन फैक्टर आएगा और इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1365 कब पूछा गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो ये लिखा है इसने, हमें बोलना है कि ये सच है कि गलत है। अब 1365 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं नीचे। 1365 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? 3 से हो जाएगी, 3 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 12 करेंगे तो 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है? उसके बाद जो है नहीं होगा, 3 से 5 से करना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है? 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 131 अब कैसे करें? ठीक है? 131 अगर हम 7 से चेक करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 3 और 3 हो गए 6, 61, तो 7 8 ज़ा 56, तो 7 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है? 131 हमें आ गया, एक बार हम फिर से चेक करते हैं, जो हमें चीज़ें आ रही है, हमको 1365 पूछा गया है, ठीक है? 1365 तो हमने 3 से किया, 3 6 ज़ा 12, 1 बचा, 16, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा, 15 3 5 ज़ा 15, फिर हमने 5 से किया, 5 1 ज़ा 5,
तो 15 5 3 ज़ा 15 ठीक है, ठीक है 5 3 ज़ा 15 500 5 131 आ गया। अब 131 में तो ना तो 13 इनका कॉमन फैक्टर हो सकता है ना तो 7 7 से हमने चेक किया 7 इसको डिवाइड नहीं करता है 131 को 7 1 ज़ा 7 ठीक है 3 और 3 होते 6 61 तो 7 8 ज़ा 56 होता है तो रिमाइंडर आ रहा है 5 इसका मतलब 7 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स है क्या है फॉल्स सो दिस इज फॉल्स ना 13 से इसको होता है क्योंकि 13 10 सा 130 होता है तो ना तो 7 इसका प्राइम फैक्टर है ना तो 13 इसका है तो ये फॉल्स है ठीक है अब चलते हैं आगे 3 प्लस 2 रूट 5 आई गेस ये क्वेश्चन अभी शायद हमने अभी कुछ समय पहले प्रूव किया या आई थिंक ऐसे ही पैटर्न का वो सवाल था एक सेकेंड मैं पिछले सीरीज में देखता हूँ मैंने ऐसा ही सवाल अभी प्रूव किया था 3 प्लस 2 रूट 5 यानी ये सेम ही क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है ठीक है तो इसका मतलब ये सारी सीरीज में इस साल की सीरीज में पूछा गया है तो ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है ठीक है उसके बाद अब देखते हैं कोई क्वेश्चन है इस सीरीज में तो नहीं अब नई सीरीज में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर कौन इनमें से इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है देखो बच्चों ये रैशनल है पी बाई क्यू फॉर्म है तो रैशनल है ये है ये 3 रिपीट हो रहा है तो ये 3 बार ठीक है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीटिंग है क्या है एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और वो क्या होता है वो नाइन्थ में हमने पढ़ा होगा वो रैशनल होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है रिपीटिंग होता है अब ये जो है इस पे जरा नजर दो 2 जो है ना 2 एक रैशनल नंबर है इसको ऐड किया गया है किसके साथ रूट 3 के साथ जो कि रैशनल और इरेशनल का आपस में जो सम होता है ना हमेशा इरेशनल होता है तो यही इसका आंसर है सी पार्ट इसका आंसर है क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर सो दिस इज द करेक्ट आंसर थर्ड पार्ट अब चलते हैं आगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 72 6 एंड 72 का आपको एलसीएम करना है तो 6 और 72 टू थ्री ज़ा 6 ठीक है 72 आएगा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा ठीक है अब हम देखते हैं 6 और 72 का 6 का आप लिखोगे 2 इंटू 3 पावर लगाओगे 1 1 ठीक है अब 72 का आप क्या करोगे 72 का आप करोगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 2 भी है कॉमन फैक्टर 3 भी है कॉमन फैक्टर लेकिन क्योंकि आपसे एलसीएम पूछा गया है ये एग्जाम में चेक करना क्या पूछा गया है कहीं आप एलसीएम के बदले एचसीएफ देखोगे या सोचोगे लेकिन वहां से लिखा होगा कुछ और तो एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम के लिए आपको कॉमन पावर्स कॉमन फैक्टर्स पहले लिखने हैं 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं ठीक है हाईएस्ट पावर्स क्या है 2 का हाईएस्ट पावर है 3 और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्योंकि एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है कॉमन फैक्टर का तो 2 रेज़ पावर 3 क्या होता है 8 3 3 ज़ा क्या होता है 9 8 9 ज़ा 72 तो आपका इसका एलसीएम जो है वो क्या आएगा 72 ओके आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रही है ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना ये अभी हमने प्रूव किया ये तीनों सीरीज में सेम ही पूछा गया है बस रूट 5 जो है याद रखना इन सवालों में बस रूट को अलग करो किसी तरीके से और फिर अपने ही सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करो अब दिस मीन्स कि हमने ये सारा जो है सारा सीरीज कंप्लीट कर दिया है सो दिस इज द एंड पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चन आए थे पैटर्न जो भी था वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया आई होप ये वीडियो से आपको फायदा आएगा बिकॉज ये आप ही के लिए बनाया गया था ताकि आप जो है ये वीडियो से फायदा उठा पाए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें वो वाले स्टूडेंट जो जस्ट अभी 10th में आए हैं उन्होंने अपने सीनियर्स का रिजल्ट देखा होगा बहुत सारे सीनियर्स के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे और बहुत सारे सीनियर्स के अच्छे मार्क्स नहीं भी आए होंगे अब मार्क्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे किसी की इंटेलिजेंस किसी की पोटेंशियल जो है जज हो जाए लेकिन ऑब्वियसली आप अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो कोई नुकसान तो आपको नहीं होगा ना आपके पेरेंट्स ही खुश हो जाएंगे ठीक है आपको भी सेल्फ ये हो जाएगा कि सेल्फ रियलाइज होगा कि नहीं मैं भी किसी लायक हूँ ठीक है? तो अपनी तरफ से आप कोशिश करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ें, स्टार्टिंग से ही पढ़ें, लास्ट के दिनों में वन शॉट्स पे ना रहे, उन पे ना रिलाई करें क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये आपको आगे भी चाहे आप किसी भी फील्ड में जॉब करने जाओ, प्राइवेट जॉब जाओ, गवर्नमेंट जॉब जाओ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स है इम्पोर्टेंट, अगर आप बिल्कुल मेडिकल लाइन में जा रहे हो मतलब डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो फिर शायद मैथ इम्पोर्टेंट नहीं है बट बहुत सारे बच्चों का जो है वो नहीं होता गोल कि वो सिर्फ मेडिकल लाइन में जाए उनका नॉर्मली आर्ट्स या नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम जो है उनके लिए मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है या जो
चाहते हैं कि हम जल्दी जॉब करें, क्योंकि मेडिकल वालों को तो पता होता है हमें बहुत सालों तक 10 सालों तक मेडिकल साइंस में पढ़ना ही पढ़ना है। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा पढ़ लें और फिर हम जॉब करें, तो उनके लिए मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैथ को आप हमेशा जो है फ़ोकस में रखें और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, स्टार्टिंग से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो आपको फिर मैथ का फ़ोबिया भी नहीं रहेगा। जब आप स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, बोर्ड्स के पेपर्स भी देखोगे, उनको भी सॉल्व करोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आप अच्छे से जो है खुद को ये सोचोगे कि मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो एग्ज़ाम हॉल में भी आप अच्छे से परफ़ॉर्म करोगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जिन बच्चों को भी आपको लगता है कि इस लेक्चर से फ़ायदा होगा, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएँगे वो होंगे पॉलिनॉमियल्स पे, जो हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियोज़ में आते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।